हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। आप जैसा कि देख रहे हो, एक टेबल है जिसमें क्या क्या दिया है। यंग मॉड्यूलस, shear मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, ओके, पॉइजन रेशियो। ये पॉइजन रेशियो आज तक नहीं सुना था, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था, मतलब कि सिर्फ इंट्रो लिया था किसका, यंग, शेयर, बल्क, ठीक है। देखो, आप इस टेबल को अच्छी तरीके से पहले देखो। मटेरियल में क्या दिया है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का यंग मॉड्यूलस दिया है, एल्यूमिनियम का शेयर, एल्यूमिनियम का बल्क और एल्यूमिनियम का पॉइजन रेशियो। फिर ब्रास, ब्रास का सब कुछ, कॉपर का, आयरन का, स्टील का, टंगस्टन। स्टील का याद रखना बच्चों, स्टील का बहुत यूज होता है। स्टील का सबसे ज्यादा यूज होता है स्टील वायर, ठीक है। ये टू लिखा है तो याद ऐसा मत सोचना कि ये टू है। टू इसका मतलब स्टील का टू, मतलब स्टील का क्या टू, यंग मॉड्यूलस इंटू 10⁻11। मतलब कि अगर आपको कोई पूछे कि भैया स्टील का यंग मॉड्यूलस कितना, तो स्टील का यंग मॉड्यूलस 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। पास्कल भी बोल सकते हैं। फिर स्टील का शेयर मॉड्यूलस कितना, तो 0.84 इंटू 10⁻11। स्टील का फिर बल्क मॉड्यूलस कितना, तो 1.6 इंटू 10⁻11 पास्कल। स्टील का पॉइजन रेशियो कितना, 0.19। पॉइजन रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। खैर वो तो हम बाद में देखेंगे पॉइजन रेशियो। लेकिन यहाँ पर क्या मैंने ऐसा लिखा है कि एल्यूमिनियम रॉड, एल्यूमिनियम शीट, एल्यूमिनियम रिंग, नहीं, सिर्फ एल्यूमिनियम, सिर्फ ब्रास, कॉपर, आयरन, ऐसा ही लिखा है। इसका मतलब क्या है कि छोटा रोड हो या बड़ा हो, रिंग हो या डिस्क हो, कोई भी मटेरियल हो, अगर वो एल्यूमिनियम से बना है तो उसका यंग मॉड्यूलस इतना होगा। फिर उसकी लेंथ आप बढ़ा दो, घटा दो, कुछ भी कर दो, ठीक है, यंग मॉड्यूलस उसका चेंज नहीं होगा। यंग मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस और shear मॉड्यूलस और पॉइजन रेशियो, दे स्ट्रिक्टली डिपेंड ऑन द मटेरियल। ये किस पे डिपेंड करेंगे बच्चों, मटेरियल। ये आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में भर दीजिए, ओके। यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस हो या shear, किस पे डिपेंड करेंगे, इट इज टाइप ऑफ मटेरियल। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, वैसे मैं आपको ये सारे एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पर। तो ऐसा बोलते हैं कि रोड है, रोड की लेंथ एल है, एरिया ए है, ठीक है। फिर उसको स्ट्रेच किया गया जिससे उसकी लेंथ डबल हो गई और एरिया हाफ हो गया। तो बोलो उसका नया यंग मॉड्यूलस कितना। अब ओरिजिनल यंग मॉड्यूलस y दिया है, तो नया कितना, ऑप्शन दिए होंगे 4y, y/4, 2y। सॉल्व करोगे तो वैसा आएगा भी, पर याद रखो आंसर आएगा वाई। वायर को कुछ भी कर लो, वायर को स्ट्रेच कर लो, कंप्रेस कर लो, कट कर लो, कुछ भी मोड़ दो, ठीक है, ऐसा स्प्रिंग टाइप बना दो, नो। इफ इट इज ऑफ द एल्यूमिनियम देन इट्स यंग मॉड्यूलस विल रिमेन एज इट इज, shear मॉड्यूलस विल रिमेन एज इट इज, बल्क मॉड्यूलस विल रिमेन एज इट इज, उतना ही रहेगा, ठीक है। ओके, अभी यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, ठीक है, इसको कंबाइनली मॉड्यूली बोलते हैं, वो प्लूरल फॉर्म में, इलास्टिक मॉड्यूली। इलास्टिक मॉड्यूली कितने टाइप की होती है, तो जितना हमने अभी तक डिस्कस किया वो तीन टाइप की, एक तो यंग, एक तो shear और एक तो बल्क, ठीक है। यंग मॉड्यूलस सबसे पहले डिस्कस करते हैं, कौन सा, यंग्स मॉड्यूलस, ओके। इफ longitudinal if longitudinal stress produced in wire, ये स्पेशली वायर में बहुत ज्यादा यूज होता है, ओके। इसलिए इफ longitudinal stress produced in wire is a sigma L, okay, and longitudinal longitudinal strain produced in wire, strain produced in wire is epsilon L. Then ratio of sigma L to epsilon L, किसका रेशियो,
sigma L to epsilon L of wire remains constant, and this constant is known as Young's modulus. ओके, देखो फॉर्मूला लिखे, y इज इक्वल्स टू सिग्मा L अपॉन एप्सिलॉन L। ये किसका फॉर्मूला हो गया? यंग मॉड्यूलस का। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला तो ये है। ओके, चलिए अब थोड़ा और इसको डिफाइन करते हैं। सिग्मा L मतलब रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन L। एप्सिलॉन L मतलब कि क्या? डेल्टा L अपॉन L। देखो एप्सिलॉन L का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो इसका मतलब यंग मॉड्यूलस का डायमेंशन स्ट्रेस और प्रेशर जैसा होगा। ओके, अच्छा, तो ये हो गया किसका फॉर्मूला बच्चों? यंग मॉड्यूलस का। ओके, और अच्छी तरीके से लिखे तो y is equals to fr into L divided by a into delta L। चलो, ये भी फॉर्मूला हो गया। ठीक है, याद रखो दो चीज, y प्लास्टिक बॉडी, ठीक है, प्लास्टिक बॉडी इज अ जीरो। ओके, और दूसरा y रिजिड बॉडी, y का मतलब यंग मॉड्यूलस, प्लास्टिक बॉडी का यंग मॉड्यूलस जीरो, 0 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और रिजिड बॉडी का इंफिनिटी। क्या आएगा? इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। रिजिड बॉडी का यंग मॉड्यूलस डिफाइंड नहीं है, प्लास्टिक बॉडी का कितना होगा? जीरो। व्हाई? बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड इन इट इज अ जीरो। रिस्टोरिंग फोर्स देखो न्यूमरेटर में है, तो मैथमेटिकल भी प्रूव हो गया, और ऐसा देखा गया है कि प्लास्टिक बॉडी का यंग मॉड्यूलस कितना है? जीरो। ठीक है, तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है? एफ आर इंटू एल अपॉन ए डेल्टा एल। दूसरा, young modulus dimension is same as the stress dimension, which is same as the pressure। okay, m1 l minus 1 t minus 2। okay, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का भी यही होता है। ठीक है, हालांकि हम इसका डायमेंशन, मतलब कि डायमेंशन अभी इतना डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। ये एक नंबर है। क्या है? नंबर। कहने का मतलब क्या है? that young's modulus does not depend on what you can say, like shape of the wire। okay, means length, area उस पर डिपेंड नहीं करता। okay, it depends only on type of material from which wire is made, ओके। समझ में आया? ये वायर के लेंथ या उस पर कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता। एक चीज देखो, अगर ऐसा है कि ये है फिक्स सपोर्ट, और यहाँ पर एक वायर लिया जिससे एक मास हमने हैंग किया। सोचो कि वो मास कितना है? m। ओके, अब मास हैंग करने की वजह से क्या हुआ? मास हैंग करने की वजह से उसके लेंथ में थोड़ी सी इंक्रीमेंट आई। ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ तो मास थोड़ा सा नीचे चला गया। ओके, अभी इस पोजीशन पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेबल सिचुएशन है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि भैया जो नीचे फोर्स है वो है mg, और ऊपर जो फोर्स है वो है टेंशन, जिसको आप
रिस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, ओरिजिनल जो लेंथ थी वायर की वो थी L, और जो ये नई लेंथ देखने को मिली वो है L प्लस डेल्टा L। ठीक है, यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा L अपॉन एप्सिलॉन L। ओके, कोई बात नहीं। सिग्मा L का मतलब रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब कि टेंशन, टेंशन अपॉन एरिया। ओके, अभी एप्सिलॉन एल मतलब चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कितनी है? डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ऐसा है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? टी एल अपॉन ए डेल्टा एल, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ओके, दूसरी बात, अगर ये ए है, इसको मैं अगर लिखूं रेडियस, इफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, if radius of cross section is r, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी सर्दी हो गई है। अच्छा, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब अगर मैं इस वायर को थोड़ा सा जूम करूं तो ये वाली रेडियस। ओके, देन व्हाट वी कैन राइट? a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल्स टू टी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। टी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल, क्या ऐसा लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? ओके, और एक दूसरी बात, यहाँ पर अब इक्विलिब्रियम है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? T इज इक्वल्स टू एम जी। तो एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ठीक है, एक देखो बच्चों, यहां से हम ऐसा निकाल सकते हैं that m proportional to r स्क्वायर। मतलब अगर आपने थिक वायर लिया, अच्छा इतने वायर लिया, ये लेंथ ऐसी है, और एक दूसरा वायर लिया है ऐसा बहुत मोटा सा, तो यहाँ पर आप अगर mg जितना मास लगा सकते हो, तो यहाँ पर आप, सॉरी, अगर इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस अगर 2r है, तो यहाँ पर आप 4mg जितना मास लगा सकते हो। समझ में आया अच्छी तरीके से आपको? ओके, चलिए, तो ये क्या हो गया बच्चों? यंग मॉड्यूलस एम जी एल अपॉन पाई स्क्वायर डेल्टा एल, ऐसा ऐसा। ठीक है, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जहां पर आप यहाँ पर जो मैंने टी इक्वल टू एम जी लिखा, तो आप रिस्टोरिंग फोर्स की जगह पर कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रहना चाहिए कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वही आना चाहिए, अप्लाइड फोर्स नहीं आना चाहिए। 99% केस में ऐसा ही होता है कि इक्विलिब्रियम एक बार अचीव हो जाए तो रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स दोनों सेम हो जाते हैं। ओके, समझ में आया अच्छी तरीके से? इस यंग मॉड्यूलस के फॉर्मूला का अच्छी तरीके से आपको ख्याल रखना है। एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल, ये जो नीचे डेल्टा एल दिया है ये क्या है? इट इज नथिंग बट चेंज इन द लेंथ। ओरिजिनल लेंथ नहीं है, चेंज इन द लेंथ है, और ऊपर जो एल है वो ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, इसीलिए जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ओके, फाइन, एंड इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल, ये सब भी हमने डिस्कस कर लिए। ओके, नेक्स्ट, second one is bulk modulus। दूसरा जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो कौन सा है? बल्क मॉड्यूलस, जिसको कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है। ओके, बल्क मॉड्यूलस, इफ वॉल्यूम स्ट्रेस produced in body, if volume stress produced in body is sigma v and volume strain
produced in body is epsilon V. Then ratio of sigma V to epsilon V remains constant for given material. For given मटेरियल। ये सब हम जो कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं ना बच्चों, ये बहुत स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए ही बात हो रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखो। ओके, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस। इस कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? बल्क मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पर अब मैं डिफाइन करना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि अगर अब तो आपके दिमाग में घुस चुका है that it depends on the type of material from which the given substance is made. Okay, तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा वी अपॉन एप्सिलॉन वी। एक तो ये फॉर्मूला बन सकता है। नाउ एप्सिलॉन वी does not have any dimension. The dimension of bulk modulus is same as the dimension of sigma v is same as the dimension of pressure. सबका dimension same ही रहेगा, m1 l minus 1 t minus 2. ओके, ठीक है। अभी सिग्मा वी को हम क्या बच्चों मानते हैं? आपको पता होगा, प्रेशर इक्वल टू एप्सिलॉन वी। तो कभी कभी ऐसा फॉर्मूला भी यूज हो जाता है। अच्छा, फिर और आइए, B इज इक्वल्स टू P। अब एप्सिलॉन V इज इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन V, और कभी कभी माइनस डेल्टा V। कब? जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तब। तो B इज इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी भी कभी कभी हम फॉर्मूला यूज करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि P क्या है? प्रेशर, यानी कि सिग्मा वी। सिग्मा वी को प्रेशर भी माना जाता है, वॉल्यूम स्ट्रेस को, ठीक है। डेल्टा वी इज द चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, बाय नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन फॉर डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम, नेगेटिव साइन फॉर डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम, ठीक है। ये भी मटेरियल पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मटेरियल। ओके, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? पीवी अपॉन डेल्टा वी। डेल्टा वी, व्हाट इज डेल्टा वी? इट इज अ चेंज इन वॉल्यूम। क्लियर टू यू? ओके, एक चीज और, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी। याद रखना बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी, जिसका सिंबल है के। ओके, मतलब के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज कॉल्ड एज द compressibility. So what is the formula for the compressibility? डेल्टा वी अपॉन माइनस पीवी, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? ओके, क्लियर टू यू? ओके, फाइन। So this is all about a bulk modulus. Now last but not the least, third one, that is the shear modulus. क्या है बच्चों? shear modulus, ठीक है। और इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। किसे नाम से जानते हैं? कौन से नाम से जानते हैं बच्चों? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इसका सिंबल है ईटा, ठीक है। अब आपको पता ही होगा मैं क्या डेफिनेशन लिखने वाला हूं। इफ shearing stress produced in wire, sorry, produced in object is sigma s, and if shearing strain produced in object is epsilon s, then
it is observed that ratio of, किसका रेशियो बच्चों, स्ट्रेस सिग्मा एस टू एप्सिलॉन एस remains constant. Okay, this constant is called, ये जो constant है ना, is called shear modulus of material. इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, shear modulus of material. मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि जो भी मटेरियल के शेप में चेंज आएगा वो बहुत कम होगा, तभी यह सब फॉर्मूला वैलिड है. This constant is called as the shear modulus of material. Therefore, eta is equals to, can we say sigma s upon epsilon s. ओके, कोई बात नहीं, चलो एक तो फॉर्मूला ये हो गया. देखो, अगर ये आपके पास अगर वैल्यू है तो अगर स्ट्रेस है तो आप स्ट्रेन जान सकते हो, स्ट्रेन है तो स्ट्रेस जान सकते हो. दूसरा, शियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय शियरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, x अपॉन h. तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है. क्या आप बोल सकते हैं इसको, चलो सिंप्लीफाई करें, एफ टी फॉर टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, एफ टी इंटू एच डिवाइडेड बाय एक्स इंटू ए. मैं आपको एक बार फिर से बोलता हूँ, अब तो शायद आपको दिमाग में घुस चुका होगा, दैट इट्स डायमेंशन इज सेम एज अ सिग्मा एस. क्योंकि एप्सिलॉन एस जो डिनोमिनेटर में है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है बच्चों, ठीक है, इसीलिए. और इसका डायमेंशन प्रेशर के जितना होता है, और जिसका डायमेंशन m1l-1 t-2 होता है, जैसा हमने पहले भी डिराइव किया है, ठीक है. तो बच्चों ये थे तीन मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस, ठीक है, जिसका जो कोई भी वैल्यू है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है. और एक चीज जो हमने टेबल में देखी थी वो है पॉइजन रेशियो. क्या है, पॉइजन्स रेशियो, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं, म्यू से. चलिए पॉइजन्स रेशियो के बारे में जानते हैं. व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो, इट इज रेशियो ऑफ lateral strain produced in body to longitudinal strain produced in body. Longitudinal strain produced in body, ठीक है. किसका रेशियो है, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल. ये कहां से आया, नहीं, इक्वल्स टू एप्सिलॉन लेटरल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल. इनका रेशियो है म्यू, ठीक है. अब देखिए मैं क्या बोलता हूं बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आप एक सिलेंडर मान लीजिए. क्या मानोगे, सिलेंडर, ठीक है. तो सिलेंडर पे हमने ऐसा फोर्स लगाया, ऐसा टेंसाइल फोर्स लगाया, ठीक है. तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने की वजह से उसके लेंथ में इंक्रीमेंट आया, जबकि उसके जो डायमीटर या रेडियस के बारे में अगर हम कुछ बोले, इसके बारे में डायमीटर या रेडियस, तो उसमें क्या हुआ होगा, उसमें तो डिक्रीमेंट आया हुआ होगा. समझ में आ रहा है ना आपको अच्छी तरीके से. हाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो है उसकी लेंथ है ओरिजिनल लेंथ एल, और ये जो है नई लेंथ एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है. ठीक उसी तरह ओरिजिनल डायमीटर डी था, और ये जो नया डायमीटर है वो क्या है, डी माइनस डेल्टा डी, ठीक है. ओरिजिनल डायमीटर डी था, जबकि नया डायमीटर कितना है, डी माइनस डेल्टा डी. तो एक तो पक्का है, अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो एरिया डिक्रीज होगा, और अगर एरिया इंक्रीज होगा तो लेंथ डिक्रीज होगी. समझ में आया कि नहीं. तो जिस साइड पे फोर्स लगा है
मतलब कि ये उसी की डायरेक्शन में जो चेंज आया ना, अगर मैं आपको बोलूं कि डेल्टा एल अपॉन एल, तो इसको मैं बोलूंगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो कि हमने पहले से एक बार डिस्कस करके रखा हुआ है। और ये जो डेल्टा डी बाई डी आया ना बच्चों, ये डेल्टा डी बाई डी, इट इज नथिंग बट लेटरल स्ट्रेन, परपेंडिकुलर वाला, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, कुछ मतलब कि इतना हार्ड नहीं है समझने के लिए। ये जो है ये लॉन्गिट्यूडनल और ये जो है वो है लेटरल, समझ में आया। एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, तो हम क्या बोल सकते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा डी अपॉन डी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। इसको मैं माइनस लिख देता हूं। माइनस क्यों? अच्छा, यहाँ मैंने माइनस नहीं लिखा, सॉरी बच्चों, आपको समझ में आना चाहिए नेगेटिव क्यों आया। तो हम क्या बोल सकते हैं, माइनस म्यू डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल्स टू डेल्टा डी बाई डी बोल सकते हैं क्या? अच्छा, डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम रेडियस होता है, तो 2 टाइम डेल्टा आर ऐसा बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, 2 टाइम रेडियस, तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो देखिए डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय आर हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता। अभी देखिए इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वेयर एल। क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वेयर एल, है कि नहीं। ओके, फॉर स्मॉल चेंज या तो फॉर वेरी स्मॉल चेंज, फॉर वेरी स्मॉल चेंज क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल। क्या आपको ये पता है? हाँ पता है बच्चों, ठीक है ना, मत बोलना ये हमने एरर में डिस्कस किया है कि जो भी पावर है वो आगे आ जाएगा ऐसा, फॉर वेरी स्मॉल चेंज, इसीलिए तो मैंने बोला। अभी डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू, देखो डेल्टा आर बाय आर इक्वल टू माइनस म्यू डेल्टा एल बाय एल बोल सकता हूँ क्या मैं? देखो तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, माइनस 2 म्यू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा एल बाय एल। मैं यहाँ पर आपको रीजन में भी बोल देता हूँ कि भैया डेल्टा एल बाय एल नहीं, सॉरी, डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल्स टू माइनस म्यू डेल्टा एल बाय एल, ऐसा है। ठीक है, अच्छा चलो तो आगे अगर बढ़े तो क्या आएगा, तो यहाँ पर डेल्टा एल बाय एल को अगर मैं कॉमन निकालू तो क्या मिलेगा मुझे, देखो 1 - 2 म्यू डेल्टा वी बाई वी। ओके, अगर लेंथ इंक्रीज होती है तो ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है, किया गया है, इफ लेंथ इज इंक्रीजिंग, लेंथ इज इंक्रीजिंग, then it is observed that it is observed that there is slight increase in, there is slight increase in volume also, नियरली कांस्टेंट मानते हैं लेकिन स्लाइट इंक्रीमेंट ऐसा नोटिस किया गया है। इसका मतलब क्या है, डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा, डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो ऐसा बोल सकते हैं। हाँ देखो ये वी भी पॉजिटिव है, डेल्टा एल भी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 - 2 म्यू ग्रेटर देन जीरो। तभी हो सकता है ना, अदरवाइज ये नेगेटिव अगर हुआ तो इस साइड नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव, क्या ये मैच करेगा? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, 1 > 2 म्यू, इसका मतलब क्या है, 2 म्यू शुड बी लेस देन 1। तो इसका मतलब ये है कि म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लेस देन 1/2। याद रखो, पॉइजन रेशियो इज ऑलवेज लेस देन 1/2। पॉइजन रेशियो की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 0.5 से कम होगी। ओके, तो फ्रेंड्स आज हमने यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस और पॉइजन रेशियो इतना डिस्कस किया। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।